देख, ईएफएस एक टाइप का स्टोरेज है जिसको बोलते हैं शेयर्ड स्टोरेज, इलास्टिक फाइल सिस्टम। जहाँ भी टर्म इलास्टिक यूज में है ना, तो इलास्टिक का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर चीज एक्सपेंड हो सकती है। अब जैसे EC2 इलास्टिक कंप्यूट, अब EC2 ऐसा तो नहीं है कि एक ही साइज में आता है, जैसे 4 GB रैम और 1 CPU, ऐसा नहीं है, मल्टीपल साइजेस में आता है, तो वो इलास्टिक है। ठीक है। EBS ऐसा तो है नहीं 8 GB का ही मिलेगा, 10 GB का मिलेगा, आप 16 TB तक ले सकते हो, TB तक। ठीक है, तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। वैसे EFS है तो इलास्टिक फाइल सिस्टम। इलास्टिक फाइल सिस्टम क्या है? ये शेयर्ड फाइल सिस्टम है। नेट नहीं चल रहा है। इलास्टिक फाइल सिस्टम है ना। सो फॉर एग्जांपल तेरी एक वेबसाइट चल रही है, ठीक है, और वो वेबसाइट पे तूने क्या कर रखे है, तू उस वेबसाइट से तूने कुछ ऐसा कंटेंट रख रखे हैं कि लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो जैसे इमेजेस हैं, चाहे सॉन्ग्स हैं, वीडियोस हैं, या फिर स्टडी मटेरियल है। तू एक ऐसी वेबसाइट चला रहा है, ठीक है, जिस पे तूने खुद के ट्यूटोरियल बना के डाल रखे हैं, लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो तो तू तेरी वेबसाइट तो चला रहा है EC2 पे, और तेरी वेबसाइट पे जितने भी यूजर्स लॉगिन हो रहे हैं उन सब का डेटाबेस तूने मेंटेन कर रखा है बैकएंड पे, RDS पे। ठीक है। अब तेरी वेबसाइट में तूने सर्विस दे रखी है कि यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सके, अपना डेटा यहाँ पे अपलोड भी कर सके, और तेरी वेबसाइट से डेटा डाउनलोड भी कर सके। ठीक है। अब तेरी वेबसाइट को हाईली अवेलेबल बनाने के लिए, हाईली अवेलेबल का मतलब क्या है कि अगर कोई तेरा एक सर्वर डाउन भी हो गया तो दूसरे सर्वर से तेरी वेबसाइट अवेलेबल रहे, इस तरह का तूने इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कब डिज़ाइन होता है? जिस भी रीजन में तू सर्वर लॉन्च कर रहा है उस रीजन में एक ही डेटा सेंटर में तू अपने सर्वर लॉन्च नहीं करे, मल्टीपल डेटा सेंटर में सर्वर लॉन्च करे बिहाइंड द लोड बैलेंसर, ताकि एक डेटा सेंटर अगर डाउन भी हो गया तो स्टिल अदर डेटा सेंटर्स जो अप है वहां से तेरी वेबसाइट सर्व होती रहे यूजर्स को। ठीक है। अब ये तो हमने सिनेरियो की बात करी। अब तेरी वेबसाइट के अंदर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि डेटा अपलोड भी होगा, डाउनलोड भी होगा। ठीक है। यूजर्स अपना डेटा अपलोड करेंगे, तू भी अपने वेबसाइट के कंटेंट्स लोगों को अलाउ कर रहा है कि आप वीडियोस, ये PDFs, इमेजेस, सॉन्ग्स ही डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। नाउ वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? अगर वो डेटा हम डायरेक्ट EC2 सर्वर पे स्टोर करें, इन केस वो EC2 सर्वर डिलीट हो गया तो उस EC2 सर्वर पे यूजर ने जो डेटा अपलोड किया था, या तूने जो तेरी वेबसाइट का डेटा, वो कंटेंट जो तू यूजर को प्रोवाइड करा रहा है, वो अगर डिलीट हो गया EC2 के साथ तो गया। ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास ऐसा कौन सा स्टोरेज है जो हम क्या करें, अक्रॉस मल्टीपल EC2s उसको शेयर कर सकें? ऐसा कौन सा स्टोरेज है? अब EBS जो स्टोरेज है वो EBS एट अ टाइम एक ही सर्वर पे अटैच होगी डिस्क। फॉर एग्जांपल तूने EC2 लॉन्च किया और तूने एक एडिशनली 100 GB की हार्ड डिस्क उस पर अटैच कर दी, तो वो तो एक ही EC2 पे अटैच होगी ना। अब ऐसा तो होगा नहीं तो ऐसे ही 100 GB की जितने भी सर्वर तूने रखे हैं उधर सबके लिए 100 GB की अलग से डिस्क लगा के और उसमें डेटा रखेगा तेरा। उससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल तेरा एक यूज़र ने नया अकाउंट बनाया और अपना डेटा अपलोड किया, वो EC2 नंबर 1 पे गया। ठीक है। और उसका डेटा वहाँ अपलोड हुआ। अब क्या हुआ, वो EC2 सपोज किसी वजह से डिलीट हो गया, या फिर तूने क्या करा, EC2 में कुछ नए अपडेट्स किए तो तेरे को पुराना EC2 डिलीट करके उधर नया चाहिए, लेटेस्ट AMI वाला। ठीक है। अब उस केस में जिस यूज़र ने अकाउंट बनाया था उसका तो अकाउंट गया वहाँ से, उसका डेटा गया वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो तो EC2 1 में था। ठीक है। तो ऐसा कौन सा हम स्टोरेज रखें जो अक्रॉस ऑल इंस्टेंसेस शेयर्ड रहे? ठीक है। तो अगर वो इंस्टेंस भी डिलीट हो जाए तो भी वो जो डेटा है यूजर्स का और तेरी वेबसाइट का, वो स्टिल उस स्टोरेज में ही रहे। ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम शेयर्ड स्टोरेज यूज में लेते हैं। ठीक है। अब
क्लाउड से पहले ये जो शेयर्ड स्टोरेज होता था ना, इसको बोलते थे एनएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम। क्या बोलते थे? एनएफएस। हाँ, एनएफएस सर्वर कुछ भी नहीं है रे। इसमें क्या करा तूने, एक हार्ड डिस्क ली 1 TB 2 TB या 500 GB 10 GB की, चाहे 1 GB की। तूने क्या करा, एक हार्ड डिस्क ली या फिर एक स्टोरेज लिया, उस स्टोरेज को तू अपने नेटवर्क के सिस्टम्स के साथ शेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये एनएफएस सर्वर है। तो एनएफएस सर्वर के अंदर ये तेरा स्टोरेज सर्वर है, ठीक है, जिसमें तेरा स्टोरेज अटैच है, और ये तेरे बाकी के सर्वर्स हैं। यहाँ पे तूने क्या करा, एनएफएस सर्वर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, और इस सर्वर पे तूने एक डिस्क अटैच कर दी 1 TB की या 2 TB की या 5 TB की या 10 TB की। ठीक है, और अब बाकी के सिस्टम क्या कर सकते हैं, एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो ये बाकी के सर्वर जो है जिनमें एप्लीकेशन चल रही है, उन सर्वर्स पर जाकर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इस सर्वर पे जो वो डिस्क अटैच है, ठीक है, वो डिस्क मेरे सिस्टम पे मैं माउंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने एनएफएस सर्वर में अलाउ कर रखा है आपके नेटवर्क रेंज को कि वो इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज के उस स्टोरेज को अपने सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये सर्वर इन नेटवर्क के सिस्टम्स को अपना वो स्टोरेज शेयर कर देगा। ठीक है, ये सिस्टम अगर डिलीट भी हो जाए, हटा दिया, तो जो डेटा आप स्टोर कर रहे थे वो एक्चुअली कहाँ जा रहा है, इस सर्वर में, इस सर्वर के उस स्टोरेज में जो आपने एडिशनल अटैच किया है। तो इसको बोलते हैं शेयर्ड स्टोरेज। ठीक है, एक तो स्टोरेज होता है जो सर्वर का खुद का होता है, जिस पे ओएस इंस्टॉल होता है। ठीक है, AWS के अंदर उस स्टोरेज को बोलते हैं EBS, होता है ना EBS, अपना जो इंस्टेंस के साथ अटैच आता है। ठीक है, तो NFS मैंने क्यों बताया, क्योंकि NFS की ही फॉर्म है क्लाउड के अंदर EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्लाउड के अंदर EFS रिक्वेस्ट करोगे, और आप कितने भी सर्वर्स पे उस EFS को अटैच कर सकते हो। ठीक है, उस एक ही स्टोरेज को। तो अगर हम AWS में जाते हैं, यहाँ पे अगर तू EFS सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे क्लिक किया तुमने क्रिएट फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम को नेम दे दिया तुमने, जैसे माय वेब कंटेंट्स। ठीक है, और ये पूछ रहा है किस VPC में आपको इस EFS को बनाना है, तो VPC हम वही चूज करेंगे जिसमें हमारी वेबसाइट चल रही है। ठीक है, उन सर्वर्स का VPC जिसमें हमारी वेबसाइट चल रही है, तो वो अभी डिफॉल्ट में ही चल रही है। स्टैंडर्ड करोगे थोड़ी प्राइसिंग ज़्यादा है, 1 जोन के अंदर आपको आपके डेटा के जो है वो एक ही एजी में रेप्लिकेट होगा बैकएंड पे, और अगर आप स्टैंडर्ड चूज करोगे तो जो भी डेटा आप EFS में डालोगे बैकएंड पे मल्टीपल एजीज में रेप्लिकेट होगा। जैसे S3 में होता है ना, आपने एक बार डेटा डाला पर बैकएंड में वो रेप्लिकेट होता रहता है दूसरे एजीज में भी, वैसे ही EFS का भी है। तो आप इसको क्रिएट करो, कस्टमाइज करना चाहते हो तो कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज के अंदर यहाँ पे आपको बता रहा है ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जैसे S3 में था ना कि अगर आप डेटा 30 दिन तक कोई डेटा आपने एक्सेस नहीं किया, तो आप उस डेटा की क्लास चेंज कर दो, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी थोड़ी बिलिंग कम हो जाएगी।